हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहीं पर भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो यदि आपका 2025 का रिज़ल्ट आ गया है और नहीं भी हो पाया है, तो कोई बात नहीं। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें तो आपका 100% क्वालीफाई होना ही होना है, क्योंकि अब जो कसर रह गई थी पिछले एग्ज़ाम में, वो हम पूरी करेंगे इस एग्ज़ाम में और बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे तैयारी और ये पहली वीडियो स्टार्ट होगी पेपर के एनालिसिस से। जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर एक-एक करके सॉल्व नहीं करने हैं, बहुत टाइम लगेगा। करना क्या है, सारे क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से चेक कर कर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी क्वेश्चंस जो लगभग सारे पेपर्स में सिमिलर थे, सिमिलर काइंड ऑफ थे, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम और अपनी प्रिपरेशन स्मार्टली आप करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूँ चीनू ठाकुर और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये पेपर मैंने लिया है 6 जनवरी 2025 में एग्जामिनेशन ये हुआ था, जिसमें कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का ये सब्जेक्ट है। ठीक है? फिलहाल मैं इसमें कंप्यूटर साइंस का पार्ट नहीं, पहले जर्नल पेपर जो है वो डिस्कस करूँगी। ठीक है? और सारा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने पहले डिस्कस करूँगी जो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं और आज से नहीं, पिछले 2-4 सालों से मैं देख रही हूँ कि वो टॉपिक जो है ना, जो कांस्टेंट आ रहे हैं, बस कभी लैंग्वेज चेंज हो जाती है या फिर कोई मॉडिफिकेशन उसमें कर दी जाती है या फिर उसको थोड़ा-सा और एक्सटेंड करके, मतलब उसमें कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करके वो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, जिसको हमें करना ही करना होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है, मिस नहीं करना होता है। समझ रहे हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका डेटा हैंडलिंग है। डेटा हैंडलिंग तो हर बार अलग-अलग ही आएगा, ठीक है? इसे सॉल्व करेंगे बाद में, बट पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा डिफरेंट भी है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस। वर्ड या फॉन्ट अगर आपको छोटे लग रहे होंगे तो थोड़ा मैंने एक्सटेंड करने की कोशिश की है। यहाँ क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन आईडी वगैरह सब दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भई जो वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस है, उसमें ये कौन-कौन से टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? काहोot, लैबस्टर, टर्निटिन, फिट, सिमुलेशन और पैडलेट। अब ये क्वेश्चन कैसे मतलब ध्यान देने योग्य है, क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ आपको। अभी काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि भई जो आईसीटी है वो आपका क्वेश्चंस जब दे रहा है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? वर्चुअली जो प्लेटफ़ॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि बार-बार पूछे जा रहे हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। अब यहाँ तो इन्होंने पूछ लिया है वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। अब ये है क्या? वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस क्या है? कि जैसे आप मान लीजिए कोई रियल लाइफ़ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी आपको मेंटेन करके दे देना, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म देना, जहाँ पर आप सिमुलेट कर पाओगे, देख पाओगे रियल लाइफ़ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आया? कुछ डिजिटल सिमुलेशंस दी जाएँगे। अब यहाँ वही पूछा गया है कि भई इनमें से कौन-कौन से हैं, जो कि टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अगर मैं लैबस्टर की बात करूँ तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जो कि आपको इस तरह के बहुत सारे इंटरैक्टिव जो साइंस सिमुलेशंस होते हैं वो करने के लिए मदद करता है। तो लैबस्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है प्लेटफ़ॉर्म। समझ में आ गई मेरी बात? तो मतलब अ, बाकी सबको भी एक-एक देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन लगता है कि फिर से इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस जो है ये कहाँ-कहाँ हो रहा है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, कौन-कौन से आईआईटीज़ करवा रहे हैं, ये सब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जो काउट है ये अच्छा है, ठीक है, टूल है, लेकिन ये क्विज़ और असेसमेंट के लिए होता है, ठीक है? तो क्विज़ और असेसमेंट के लिए असेसमेंट, ओके। अब बात करूँ अगर टर्निटिन की तो ये प्लैगियरिज़्म जो डिटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर काम आता है, ठीक है? प्लैगियरिज़्म डिटेक्शन के लिए।
अगर मैं PHET या फिर या तो PHE स्मॉल कर दिया गया है, एक्चुअली ये PH कैपिटल ET, ठीक है? PHET सिमुलेशन है। ये आपका जो है, ये साइंस और मैथ सिमुलेशंस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है और काफ़ी अच्छा लर्निंग में सपोर्ट करता है ये, ठीक है? तो लैबस्टर यानी कि बी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पेडलेट की बात करें तो ये भी आपका टूल है जो कि इन्फॉर्मेशंस के लिए होता है, बट ये लैब सिमुलेशंस नहीं होता है। तो बी एंड डी ऑप्शन 4 ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस और भी आने के चांसेस हैं। मैं कोशिश करती हूँ वर्ड्स थोड़ा-सा अगर पेज बड़ा हो सके तो देखते हैं। यस, ओके, नहीं फाउंड नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ, ठीक है? अनदर इंटरेस्टेड ही कहेंगे क्योंकि अब मुझे नए-नए वर्ड्स और नए-नए जो क्वेश्चन्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद होती है कि जितना हम अपना बियॉन्ड रखेंगे, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे या एक्सटेंड करेंगे, तो वो थोड़ा-सा एम्पावर ही होगा हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है ना? सो हियर इज़ द क्वेश्चन्स सभी कभी स्वप्न दृष्टा होते हैं, तो मुझे ये हिंदी में ही क्वेश्चन मिला था। सो आई ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश तो अब देखते हैं ऑल पोएट्स आर क्लेयरवॉयंट तो क्लेयरवॉयंट का मतलब क्या होता है? स्वप्न दृष्टा का मतलब क्या होता है? कि भई मतलब हम लोग जो इंडियंस हैं ना, हम बहुत अच्छे एक एक ऐसे ब्रिज पर है, जहाँ पर हमें ना पूरी तरह से हिंदी आती है और ना ही मैं आपको बहुत मतलब दुःख के साथ बता रही हूँ कि ना हमें 100% इंग्लिश ही आती है। तो यहाँ पर क्लेयरवॉयंट जो है, उसे स्वप्न दृष्टा कहते हैं और मुझे पता है बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्हें स्वप्न दृष्टा भी नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है कि कई बार कुछ ऐसे लोग हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे भई आगे का, भविष्य का दिखाई देता है। ठीक है ना? मुझे भविष्य की बातें पता चल जाती हैं। तो क्लेवर्न जो है उसका यही मतलब है कि जब हम फ्यूचर की बात दे सकते हैं, ठीक है? तो कई लोग इस चीज़ को साइको कह देते हैं बट ये साइको नहीं होता है, ठीक है? हम किसी भी चीज़ को समझना अगर जानते हैं किसी बात को, तो उसे ही क्लेवर्न कहते हैं। जिसे आप दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, ओके? तो कवि कहते हैं मतलब कहा जा रहा है कि जो पोएट्स होते हैं, ऑल पोएट्स आर क्लेवर्ड तो क्लेयरवॉयंट होते हैं क्या सारे पॉइंट्स स्वप्नदृष्टा होते हैं? क्या सभी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है? तो कहा जा रहा है नहीं कुछ कवि होते हैं जिनको दूरदृष्टि प्राप्त होती है, कुछ कवि होते हैं जिनको नहीं होती है। और नो क्लास इज़ अ सर्कल, नो पॉइंट इज़ अ क्लेयरवॉयंट। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन्स दे दिया गया है और वेन डायग्राम से जुड़े क्वेश्चन्स को हल करने का बहुत पुरानी टेक्निक है कि सर्कल बनाएँ और फटाफट से सबको आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यदि मैं यहाँ वेन डायग्राम बनाती हूँ, तो मैं पहले लेकर क्या चलूँगी, मुझसे कहा गया है कि भई सभी यानी ऑल पोएट्स आर क्लेवर। अब जब भी वेन डायग्राम में ऑल बोला जाता है, तो यानी कि सभी हो गया, ठीक है? तो ए मेरा जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ऑल पोएट्स आर क्लेयरवॉयंट यानी कि स्वप्नदृष्टा होते हैं और उसके बाद कहा गया है कि नो पोएट इज़ क्लेयरवॉयंट। अगर मैं ई को लेकर चलती हूँ, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर है नो पोएट इज़ अ क्लेयरवॉयंट। अब मेरे पास जो बाकी के स्टेटमेंट है कि सम पोएट्स आर क्लेयरवॉयंट, सम पोएट्स आर नॉट क्लेयरवॉयंट। इसके लिए अब जो सर्कल आता है वो कैसे आ जाएगा? जब ये आपस में ठीक है, क्लैश करते हैं या सब जब आपस में इसे हम इन्वॉल्व करेंगे और सारी स्टेटमेंट निकालेंगे। तो पोएट्स जो हैं और क्लेयरवॉयंट यहाँ पर आ जाते हैं और सम की यहाँ पर तादाद निकल आती है कि सम है और सम नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भई ए और ई ये तो कंप्लीट अपोज़िट हो गए। ये तो बिल्कुल अपोज़िट हो गए हैं, तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, बिल्कुल अपोज़िट चले गए हैं। ठीक है? अब सम की बात की जाए और अगर मैं सी की बात करूँ तो वो ए की कॉन्ट्राडिक्ट में हो गया और बी कॉन्ट्राडिक्ट है ई का। अगर यहाँ पर इसे सॉल्व किया जाएगा तो पता चलेगा कि जो डी और ई है वो बिल्कुल क्या है? विपरीत तर्क वाक्य है। विपरीत एकदम मतलब जो कि एक-दूसरे से कहीं पर कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। नो क्लास इज़ अ सर्कल, नो क्लास इज़ अ सर्कल और नो पोएट इज़ क्लेयरवॉयंट। तो ये बिल्कुल एक-दूसरे से विपरीत तर्क वाक्य हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भई आंसर क्या हो सकता है? डी और ई हो सकता है बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ये तो वैसे भी स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा है। कोई वर्ग वृत्त नहीं होते। ये तो एकदम सेपरेट ही दे दिया गया है ये चीज़ ना।
तो इसमें पूछा गया विपरीत तर्क वाक्य बताइए, तो विपरीत तो बिल्कुल विपरीत यही हो गया, डी और ई बिल्कुल विपरीत चला गया है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, ये सिंपल है, ठीक है, और ये रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। एंड्रॉइड के बारे में आपका प्रोसेसिंग यूनिट्स और कंपनीज, ये सब आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। स्टैटिक क्वेश्चंस है बट परमानेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इनको क्वेश्चंस को करना ही होता है आपको। प्रिपेयर भी कीजिए, नोट्स भी बनाइए इससे रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ये पहले वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो इन्हें क्वेश्चंस को आपको रिपीट तैयारी करना होगा। इससे जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। बहरहाल पहले आंसर पर आते हैं। तो एंड्रॉइड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी? आईबीएम, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ज़रूर होंगे कि आईबीएम ने बनाया, एप्पल ने बनाया या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया या फिर गूगल ने बनाया। तो एंड्रॉइड जो है एक मॉडिफाइड वर्ज़न है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। एंड्रॉइड फ़ोन जो आया है या एंड्रॉइड सिस्टम जो आया है, वो मॉडिफाइड वर्ज़न है। ठीक है? मॉडिफाइड वर्ज़न किसका है? आपने सुना होगा, लाइनेक्स सुना होगा, ठीक है? लाइनेक्स, तो इसका मॉडिफाइड वर्ज़न है लाइनक्स कर्नेल का। मैं ये सारे पॉइंट लिख रही हूँ, आप भी ज़रूर नोट कर लेना। भई हमारे एग्ज़ामिनर्स के मूड का कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन्स कैसे भी वो पूछ लेते हैं। अभी एंड्रॉइड सिस्टम क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके सारे डिवाइस में, चाहे स्मार्टफ़ोन है, टैबलेट है, स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, लैपटॉप है, सभी में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? और एंड्रॉइड के की फीचर्स ऐसे हैं कि ओपन सोर्स नेचर है, तो फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सैमसंग हो, ज़ियोमी हो, वन प्लस है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, वो एंड्रॉइड को ही यूज़ करना प्रेफ़र कर रहा है। तो फिलहाल अगर डेवलप्ड की बात की जाए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप बताइए। यहाँ पर देखो जो है उन्होंने 1 किया हुआ है, बट इसका राइट आंसर है आई एम सरप्राइज़ ऑल्सो। अगर यहाँ पर एक और नाम होता, एक और नाम होता, एंड्रॉइड एंड्रॉइड ठीक है, इंक, जो कि एक कंपनी है 2003 में फ़ॉर्म्ड हुई थी, ठीक है? तब होता कि भई इस कंपनी ने बनाया, आसान हो जाता। लेकिन मुश्किल कहाँ हो गया कि इस कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया इन चारों में से किसी एक ने, और वो है गूगल, ठीक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल। गूगल जो है अब डेवलप कर रहा है, और 2008 में ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड, और 2005 में एक्वायर्ड कर लिया था गूगल ने एंड्रॉयड आईएनसी को। तो अब आप समझ गए सही आंसर क्या होगा? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं जिनकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबा रहे हो ना? आई होप आप लोग क्लिक कर रहे होंगे। भई बहुत मेहनत लगती है। मैं सिंपल पेपर को सॉल्व करती जाऊँ, आंसर बताती जाऊँ, तो उसमें क्या ही मज़ा आएगा। इंटरेस्ट तो तब है जब वाक़ई स्टूडेंट्स को वो तैयारी मिले जो कि वो हकदार हैं, ठीक है? क्यों इतना कम परसेंटेज में ही जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालीफाई करते हैं एग्ज़ाम को, क्यों ज़्यादा नंबर्स नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, और ये स्मार्ट वर्क करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, सिर्फ लाइक बटन प्रेस करके और अच्छी कमेंट्स करके, दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज सीरियस हेल्थ इश्यू ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन इन ब्लड इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन? ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है? कई बार पूछा जाता है। तो इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट हैं जिनकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकते हैं और वो बढ़ जाते हैं चांसेस, ठीक है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर O3 ओज़ोन। सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन में ना एक बहुत ही बढ़िया मतलब पैतरा यूज़ किया हमारे एग्ज़ामिनर साहब ने। उन्होंने पूछा यहाँ पर कि भई कंपैरिज़न टू ऑक्सीजन, इस लाइन को ज़रा गौर करिए, ठीक है? हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है, उसे क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? बाइंड कर देता है, बाँध देता है। तो वो कौन-सा था इन चारों में से? ये पूछा गया। अब हम लोग किस में फ़ोकस करते रहेंगे? हम फ़ोकस करते रहेंगे एयर पॉल्यूटेंट कॉज़ सीरियस हेल्थ इश्यू। जब हम यहाँ ध्यान देंगे तो हम कहेंगे भई SO2 भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इश्यू होते हैं, वो करता है, एसिड रेन करता है, ठीक है? इससे दोनों चीज़ें होती हैं, एसिड रेन भी होती है, ओके?
देखो ये पॉइंट मैं करवा रही हूँ, एक साथ नोट कर लेना आप लोग। एसिड रेन भी होती है और रेस्पिरेटरी इश्यू भी होते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें दोनों से होती हैं, तो फिर सही आंसर SO2 होगा। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट ने टिक कर दिया, लेकिन आंसर ये सही नहीं है, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO की, तो CO जो है आपका, वो बहुत सारी चीज़ें करता है। अगर मान लीजिए आपके आस-पास में ऑक्सीजन ना हो, तो आपको कैसा फ़ील होता है? कभी-कभी हमको लगता है, "अरे यार! मेरा विंडो खोलो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, मुझे भारीपन लग रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।" तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो एक ऐसी गैस है, जो आपके हीमोग्लोबिन को मतलब काफ़ी ज़्यादा जो बाँध सकती है, ठीक है? डिस्प्लेस कर सकती है ऑक्सीजन को। वो आपके जो हाइपोक्सिया होता है, जिसमें ऑक्सीजन डिप्रेशन होता है, वो कर सकती है, ठीक है? तो CO जो है, ये होगा इसका सही आंसर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात करें कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, CO2 क्यों नहीं? तो इससे क्या होता है, इससे सफोकेशन ज़रूर होता है। बिल्कुल ठीक है, इससे सफोकेशन होता है, ठीक है? लेकिन ये ना बाइंड नहीं करती, ये ऑक्सीजन जो हमारे हीमोग्लोबिन में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको बाँधती नहीं, ओके? और अगर मैं O3 की बात करूँ, ओज़ोन की बात करूँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सिडाइज़र है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है। बट ये कम्पीट नहीं करता, ठीक है? जो हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, उससे कम्पीट नहीं करता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र के कौन-कौन से प्रभाव हैं? मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देती हूँ। So which of the following are affected by hydroelectric power plants? इनमें से क्या है जो हाइड्रिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की वजह से इफेक्ट करता है? लैंड सबमर्जेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये जो भूमि निम्नीकरण हो जाता है या अवक्रमण हो जाता है। माइनर सेस्मिक एक्टिविटी जो होती है, जो छोटे-छोटे भूकंप आते हैं, सूक्ष्म भूकंपता जिसे कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन या फिर जल प्रदूषण होता है, या धूम्र कोरहे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स से क्या होता है? क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पावर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक को फॉलो कर रहे थे। बट यहाँ पर अब कुछ इफ़ेक्ट आ गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की वजह से। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या-क्या प्रभाव हो रहा है। तो सपोज़ करो कि मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। सपोज़ कि कोई स्टूडेंट बैठे हैं जो क्वेश्चन दे रहे हैं और कन्फ्यूज़ है। तो यहाँ पर तो जो स्टूडेंट है उन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया है। चेक करते हैं कि 1 सही है कि नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कि सही तरीका ऐसे क्वेश्चन्स का, जहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात की जाए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्मोक उत्पन्न नहीं करते। ये धुएँ का उत्पन्न नहीं करते हैं, तो यानी ई जहाँ-जहाँ है, वो कट जाएगा। ई जहाँ-जहाँ है, वो कट जाएगा। अब बात आती है कि क्या इससे भूमि निम्नीकरण होता है? तो देखो ये क्वेश्चन में भी कहाँ कन्फ्यूजन है, जब आंसर कीज़ आएँगे ना, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाए। मैं बताती हूँ क्यों, ठीक है? मैं बता रही हूँ क्यों। फॉर्मेशन ऑफ स्मोक तो नहीं होता, बट क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है? तो इस पर भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? ये हो सकता है, लैंड सबमर्जेंस हो जाए, भई भूमि जो है थोड़ा-सा निम्नीकरण हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जैसे कि अभी काफ़ी आपको एग्ज़ाम्पल मिल रहे हैं ना, बड़ी-बड़ी दरारें आ रही हैं, ठीक है? अफ्रीका में पाई गई हैं और आपका इंडिया में भी कई ऐसे केसेज़ आए हैं। माइनर सेस्मिक एक्टिविटी हो, बिल्कुल हो सकती है। वाटर पॉल्यूशन, यस ये बिल्कुल हो सकता है। तो एक्चुअली में ए, बी, डी आपका सही आंसर होना चाहिए था। ए, बी, डी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ए, बी, डी नहीं है, सी दे दिया गया है। ठीक है? सी यहाँ पर आना नहीं था, ए, बी, डी तो मुझे लगता है यहाँ पर ये आंसर को ड्रॉप किया जा सकता है, जहाँ तक आंसर कीज़ का सवाल है। तो इसको ज़रूर हम लोग फ़ॉलो करेंगे और चेक करेंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है? चलिए कुछ और क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्चुअली जिस पे डिस्कशन होना बाकी है। तो मैं आपसे बाकी के क्वेश्चन्स डिस्कस करूँगी इसके पार्ट 2 में। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आए। यदि अगर पार्ट 1 पसंद आता है, तो मैं जल्द ही आपके साथ पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन्स एक्चुअल में जो सही क्वेश्चन्स हैं, उनको लाना, उनको सही आंसर चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है? किसी भी चीज़ की जल्दबाज़ी करना सही नहीं होता। तो मैं जितने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना होगा पहले और उसी हिसाब से आगे क्वेश्चंस फॉलो करते रहेंगे। So thank you so much guys. We'll meet you soon in our next video. I hope you like the video. If you like this video, so just add a comment on a comment section and we'll meet you soon in our next part. Bye bye. Take care.